नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। आज मेरठ में रैली है। ये रैली है भारत रत्न मिलने के एक दिन बाद, यानी कि चौधरी चरण सिंह को कल भारत रत्न मिला है, आज रैली है। और परीक्षा है राष्ट्रीय लोकदल की और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन की। तो कहा जाए तो आज का दिन रैली रत्न और रालोद के नाम समर्पित है। आज की रैली से ये साबित होगा कि इस गठबंधन की स्वीकार्यता राष्ट्रीय लोकदल के मतदाताओं में कितनी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उसके समर्थक, मतदाता, नेता गठबंधन के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं ही। उनके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करेंगे। लेकिन जब से ये गठबंधन हुआ है तो राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक और कुछ कुछ कार्यकर्ता बीच बीच में बयानबाजी भी करते हैं और कई तरह की बातें आती हैं कि जयंत चौधरी ने गलती कर दी, गठबंधन में चले गए, उन्हें अलग रहना चाहिए था, उन्हें समाजवादी पार्टी के साथ रहना चाहिए था, वहाँ 7 सीटें मिली थी, यहाँ 2 सीटें मिली हैं। ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल की कुछ लोग आलोचना भी सोशल मीडिया में ऐसे स्वर सुनाई देते हैं, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। तो आज परीक्षा इस बात की भी है कि राष्ट्रीय लोकदल का जो संगठन है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनका समर्थक वर्ग है, उसका पार्टिसिपेशन उसमें रैली के बीच में कैसा रहता है, कैसा उत्साह रहता है, कैसे जनता की भावनाएं प्रकट होती हैं, ये भी आज सामने आ जाएगा। रैली आज मेरठ में विश्वविद्यालय के मैदान में होनी है। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में रैली होगी और इस रैली में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मतलब माना जाए कि मेरठ मंडल, खासतौर से मेरठ और सहारनपुर मंडल के क्षेत्र की जनता यहाँ उपस्थित रहेगी। मेरठ की तो रहेगी ही, और इससे जो लोकसभा सीटें प्रभावित होने वाली हैं, जहाँ तक असर जाएगा, ये असर जाएगा मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और इधर कैराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तक इस रैली का असर होगा। और ये वो क्षेत्र है जो राष्ट्रीय लोकदल का प्रभावी क्षेत्र है। एक तरह से चुनाव की घोषणा और नामांकन शुरू होने के बाद पहली रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, और वो भी मेरठ में कर रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल के गढ़ में कर रहे हैं, जहां से राष्ट्रीय लोकदल का आधार शुरू होता है। और जहां आधार है, जहां से राष्ट्रीय लोकदल शुरू हुआ, जहां से वो आगे बढ़ा, जहां से वो शिखर पर पहुंचा, उसी मेरठ मंडल में आज चौधरी चरण सिंह का को भारत रत्न मिलने के अगले ही दिन, कल भारत रत्न दिए गए, बांटे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जी की उपस्थिति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत रत्न सम्मान अलंकार वितरित किए और उसमें वहाँ चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी ने भारत रत्न सम्मान ग्रहण किया। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के परिजनों ने उनका भारत रत्न सम्मान ग्रहण किया। एम एस स्वामीनाथन वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक, हरित क्रांति के जनक, उनकी पुत्री ने सम्मान ग्रहण किया। इसी तरह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के पुत्र ने भी भारत रत्न ग्रहण किया। आज लाल कृष्ण आडवाणी जी, पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पहचान रहे लंबे समय तक, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए संभवतः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उनके आवास पर जाएंगे। और वो आने की स्थिति में नहीं थे स्वास्थ्य कारणों से, इसलिए उनको घर जाकर ये सम्मान दिया जाए। भारत रत्न वितरण के अगले ही दिन रैली है। इसका रैली चुनाव से संबंधित है,
निश्चित रूप से चुनाव की घोषणा हो गई है। और राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं उनके दादा को सम्मान मिला है। और आज रैली है। तो आज की रैली की सफलता राष्ट्रीय लोकदल की सक्रियता पर निर्भर है। आज की रैली बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनावी रैलियों का श्री गणेश है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की तरफ से, या ये कहें कि एनडीए की तरफ से, पूरे एनडीए की तरफ से। मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घुसने का द्वार है। दिल्ली से जब आते हैं तो गाजियाबाद के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वो मेरठ है। मेरठ 1857 की क्रांति और पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की स्थली है मेरठ। क्रांतिकारियों की धरती है मेरठ। कृषि और सेना के लिए उसको जाना जाता है। किसान बाहुल्य क्षेत्र है। सेना में बहुत बड़ी संख्या में इस क्षेत्र के लोग हैं। इस क्षेत्र के लोगों की पहचान परिश्रम और वीरता के लिए है। यहीं से उत्तराखंड का रास्ता भी जाता है। तो इस रैली की जो हुंकार है और इस रैली के जो संदेश हैं वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक जाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण में ही मतदान होना है। पहले चरण में जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें सहारनपुर मंडल की सीट और मुरादाबाद मंडल की सीटें शामिल हैं। कुल 8 सीटें हैं। दूसरे चरण में मेरठ मंडल और उधर आगरा मंडल की कुछ सीटें शामिल है, वहां भी 8 सीटें, और पूरा उत्तराखंड पहले चरण में है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पूरे चुनाव के अभियान की दिशा और दशा तय कर देंगे। वो यहाँ जो कुछ भी बोलेंगे वो ये माना जाएगा कि जो चुनावी एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का या एनडीए का वो क्या है, किस आधार पर प्रधानमंत्री वोट मांगेंगे। उनकी जो वोट मांगने की जो शैली है वो एक विशिष्ट शैली है। वो संवाद भी विशिष्टता के साथ करते हैं जनता के साथ, और इस संवाद के पीछे जो उनकी विचार की शक्ति है, उनके जो लक्ष्य हैं वो बहुत स्पष्ट होते हैं। आज वो स्पष्ट करेंगे कि किस आधार पर, किन मुद्दों पर और किन योजनाओं पर, और भविष्य का भारत कैसा होगा, इस स्वरूप को आज वो बताएंगे। वो यहाँ कृषि क्षेत्र पर फोकस कर सकते हैं, किसानों पर फोकस कर सकते हैं। यहाँ की जो विविधता है मेरठ की, जो यहाँ की क्रांति धारा है उसके इतिहास पर फोकस कर सकते हैं। एनडीए की जो आम आदमी को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं हैं, विशेष रूप से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और अनेक फसल बीमा योजना, इन पर वो फोकस कर सकते हैं। देश भर में जो सड़कों का जाल बिछा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे का निर्माण, ये सारी योजनाएं वो यहाँ चर्चा कर सकते हैं। और भविष्य में वो बार बार कह चुके हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है। तो विकसित भारत का स्वप्न जो देख रही है जनता, और भारत सब भी देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, प्रधानमंत्री ने ये सपना दिखाया है, तो प्रधानमंत्री उसका रोड मैप भी बताएंगे, उसकी कार्य योजना भी बताएंगे, और जनता को ये भी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उन्हें जिताइए, तो 2047 में का जो विकसित भारत का मार्ग है वो यहाँ से प्रशस्त होगा। इस चुनाव से प्रशस्त होगा, 2024 के चुनाव से प्रशस्त होगा। और 2024 से जो मार्ग मजबूती के साथ बनेगा वो 2019 तक उसका असर जाए, 2029 तक उसका असर जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस रैली में जैन चौधरी भी उपस्थित हैं, जैन चौधरी भी रहेंगे। जैन चौधरी भी अपने गठबंधन की ओर से और राष्ट्रीय लोकदल की ओर से अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे, और वो आह्वान करेंगे अपने कार्यकर्ताओं कि वो सारे मतभेद बुलाकर और भारतीय जनता पार्टी के साथ एकता में, एकजुटता में गठबंधन की सफलता के लिए जुट जाए।
उनकी जो बात होगी यहाँ, उसका भी संदेश दूर तक जाएगा। पूरे मेरठ मंडल में जाएगा, उत्तराखंड में भी जाएगा और मुरादाबाद मंडल तक जाएगा, आगरा मंडल तक जाएगा। यानी पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश चौधरी जयंत चौधरी की जो बात होगी उससे प्रभावित होगा, उसका राजनीतिक असर ज़रूर होगा। इसके अलावा जो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का एक साथ लंबा साथ रहा है, उसकी भी चर्चा आज यहाँ ज़रूर होगी। ये चर्चा प्रधानमंत्री भी कर सकते हैं और जयंत चौधरी भी कर सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए चौधरी साहब और वो इनका तो विरोध करना था। तमाम किसानों के मुद्दे, किसान आंदोलन की चर्चा, तमाम बातें कही जा रही। तो आज इस पर भी ज़रूर मंतव्य स्पष्ट होगा राष्ट्रीय लोकदल का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी कि चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी की मित्रता तो 70 के दशक से ही थी और 70 के दशक में ही दोनों ने तय कर लिया था कि मिलकर काम करेंगे। उसके बाद ही जनता पार्टी का गठन हुआ था। जनता पार्टी के जो सूत्रधार थे वो नानाजी देशमुख थे। नानाजी देशमुख भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के वरिष्ठ नेता थे। वो कभी जनसंघ के अध्यक्ष नहीं रहे, लेकिन जनसंघ के शिल्पकार थे। उन्होंने ही पूरी जनता पार्टी के गठन का खाका खींचा था। हालांकि नेतृत्व जनता पार्टी का जो किया वो जयप्रकाश नारायण ने किया, आंदोलन का नेतृत्व। पार्टी जब बनी जनता पार्टी तो उसका नेतृत्व तो चंद्रशेखर जी को मिला था, लेकिन जो उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया था वो नानाजी देशमुख ने किया था और वही अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह को निकट लेकर आए थे। इसके बाद जब जनता पार्टी का पतन हुआ, जनता पार्टी सरकार का पतन हुआ, मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। बाद में उनको कांग्रेस ने धोखा दिया, उनकी सरकार भी गिरा दी। तो 1980 का चुनाव हुआ। 1980 का चुनाव दोनों जनता पार्टी विभाजित हो गई थी, दोनों ने अलग अलग लड़ा। एक जनता पार्टी थी, एक जनता पार्टी सेकुलर थी। जनता पार्टी सेकुलर चौधरी चरण सिंह की थी और जनता पार्टी में बाकी शेष नेता जनता पार्टी में थे, जिसमें चंद्रशेखर जी अध्यक्ष थे और अटल बिहारी वाजपेयी उनके साथ थे। लेकिन उसके बाद 80 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन हो गया। जनता पार्टी से जनसंघ का पुराना घटक भी अलग हो गया था। अटल बिहारी वाजपेयी बाहर आ गए और उन्होंने एक नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी का गठन कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद एक बार फिर चौधरी चरण सिंह और भारतीय जनता पार्टी मिले, यानी चौधरी चरण सिंह की पार्टी जनता पार्टी सेकुलर और भारतीय जनता पार्टी के बीच तालमेल हुआ। इस तालमेल की शुरुआत हुई 1983 में। 1983 में एक धरना हुआ दिल्ली में जनता दरबार पर। यह धरना हुआ था गौ हत्या के विरोध में, गोवंश को बचाने के लिए। इसमें चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी एक साथ धरने पर बैठे थे। इसके बाद ही दोनों के बीच ये तय हुआ कि हम संसद में भी एक समन्वय समिति बना लें और मिलकर काम करें। तो जो समन्वय समिति बनी उसके जो सभापति थे वो चौधरी चरण सिंह थे और संसदीय समिति जो बनी उसके अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने। तो एक तरह से वहीं से एनडीए की नींव पड़ गई और ये नाम भी तय हुआ था, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। उसी समय नाम तय हुआ था। वही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच जो बना, आज उसी की रैली है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी उपस्थित रहेंगे। यही एनडीए 1998 में विस्तार ले सका था और 1998 में एक व्यापक एक राजनीतिक गठबंधन के रूप में सामने आया जो आज तक विद्यमान है। देखते हैं आज की रैली के क्या सूचनाएं आती हैं, किस तरह का वहाँ रिस्पॉन्स मिलता है, रैली में कैसी संख्या रहती है, उत्साह कैसा रहता है, मुद्दे क्या आते हैं। इसके बाद आज शाम को फिर रैली की सफलताओं पर और रैली की स्थिति पर चर्चा करेंगे। अभी रैली, रत्न और राष्ट्रीय लोकदल, इन पर जो चर्चा हमने की है उसमें इतना ही। समय संवाद में आज बस इतना ही। शाम को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।